गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तलपट क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो तलपट को ट्रायल बैलेंस करके इंग्लिश में शब्द दिया जाता है। अब ये जो तलपट होता है तो सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम जर्नल में लिखे व्यवहारों का वर्गीकरण करने के लिए खाता बही में खतौनी करते हैं। खतौनी के बाद जो भी हम शेष निकालते हैं, प्रत्येक खाते का अलग अलग शेष, तो वही शेषों के आधार पर हम अपने पुस्तकों का सारांश निकालने के लिए तलपट तैयार करते हैं। अर्थात खाता बही के खातों का शेषों के आधार पर या तो खाता बही के खतौनी के आधार पर जो भी कुछ आगे का चरण रहता है उसी को ही तलपट करके नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये तलपट जो है ये दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए खातों के विकलन मतलब कि डेबिट और समाकरण मतलब कि क्रेडिट पक्ष की राशियों का योग या तो शेषों को ज्ञात करने के पश्चात वही जो उनकी अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक निश्चित तिथि को तैयार की गई खाते की सूची जो है उसी को हम तलपट कहते हैं। तो तलपट एक ऐसी सूची है जिसमें खाता बही के शेषों का लेखा या तो योगों का लेखा किया जाता है। इस प्रकार से तलपट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अब ये जो तलपट क्यों बनाया जाता है उसके बारे में दिया है। तो तलपट बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो तलपट एक तो आपने जो भी बहिया बनाई है, जो भी खाता बही बनाई है, तो उसकी अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाएंगे। खाता बही में डेबिट पक्ष का योग कितना है, क्रेडिट पक्ष का योग कितना है, अगर आपने शेष या आधिक्य निकाला है तो बराबर वही योग में से सही घटाए हो कि नहीं, तो इसके आधार उसी की जांच के लिए तलपट बनाना पड़ता है। योग करने में होने वाली त्रुटि का पता उससे लगता है। फिर खतौनी में होने वाली त्रुटि का पता लगता है। तो खतौनी सहायक बही में खतौनी करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो तलपट नहीं मिलेगा, तलपट का मिलान नहीं होगा। जैसे कि किसी खाते में आपने 205 रुपए लिखने के स्थान पर 250 रुपए लिख लिए तो तलपट का योग या तो शेष नहीं आएगा एक समान, क्योंकि तलपट एक ट्रायल बैलेंस तराजू के समान होता है ये। और तराजू के जैसे दोनों भी जो भी पलड़े हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, तभी जस्टिस या न्याय है करके माना जाता है। तो इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है योग करने में, घटाने में, तो उसी त्रुटि का पता लगाने के लिए हम तलपट तैयार करते हैं। और इसी तलपट की सहायता से चौथे नंबर का पॉइंट है अंतिम खाते तैयार करने में सहायक। तो तलपट मतलब कि सारांश का चरण है दोहरा लेखा प्रणाली का तीसरा चरण है ये। पहला तो चरण प्रारंभिक लेखे में प्रविष्टियां करना है, उसके बाद वर्गीकरण मतलब कि खाता बही तैयार करना, और उसके बाद जो चरण है तीसरे नंबर का वो है सारांश तैयार करना। तो सारांश तैयार करने के इसी में ही तलपट का समावेश किया जाता है और इसी तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते मतलब कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, ये तैयार किया जाता है और व्यापार की स्थिति जानी जाती है कैसी स्थिति है करके। तो अंतिम खाते तैयार करने में ये सहायक है और इसी अंतिम खातों की सहायता से फिर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में तलपट से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के तलपट के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के तलपट के आंकड़ों से की जाती है और उसी से ही आपके वित्तीय विवरण में क्या क्या परिवर्तन हुआ इसका पता लगाया जाता है। अर्थात पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ कितना था, इस वर्ष में शुद्ध लाभ कितना है, पिछले वर्ष का विक्रय कितना हुआ था, इस वर्ष का विक्रय कितना है, पिछले वर्ष के लेनदार देनदार कितने थे, इस वर्ष के लेनदार देनदार कितने हैं, संपत्तियां कितनी है, बढ़ी है कि घटी है, इसके बारे में पूर्ण सूचना ये तलपट के आधार पर मिलती है। तो इस प्रकार का ये तलपट होता है। तो तलपट का आशय अभी जान चुके थे हम लोग। तलपट की विशेषताएं देख लो। तो तलपट एक विवरण है, क्योंकि इसे हम खाता नहीं बोलेंगे, एक प्रकार की सूची है, खातों की लिस्ट बनाई जाती है इसमें, और इसलिए हम इसे विवरण नहीं कहेंगे बल्कि विवरण कहेंगे, खाता नहीं कहेंगे। विशेष तिथि पर ही ये बनाया जाता है, किसी एक विशेष वर्ष की समाप्ति की तिथि जो है उसी तिथि पर ही तलपट बनाया जाता है। जो भी लेजर के खातों की सूची यहाँ पे होती है, खाता बही में जितने भी खाते आपने बनाए हैं, रोकड़ खाता, बैंक खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, किसी भी व्यक्तियों के खाते, व्ययों के खाते, आय के खाते, इन सभी की क्या होती है एक सूची तैयार की जाती है। तो लेजर के खाते की सूची इसमें तैयार की जाएगी।
चौथे नंबर का पॉइंट है विशेषता का, योग बराबर बराबर होता है, क्योंकि तलपट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोहरा लेखा प्रणाली के आधार को ही आपने अपनाया था और जर्नल बनाया था। जर्नल के को ही आधार मानते हुए खाता बही बनाई थी, और इसीलिए खाता बही का जो योग रहेगा या तो शेष रहेगा, उसी के आधार पे जो भी आप निष्कर्ष निकालने वाले हो, सारांश तैयार करने वाले हो, तो वहां पे भी डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग समान दिखेगा, तो योग बराबर बराबर आएगा। और गणित संबंधी शुद्धता की जांच होगी, घटाने में, जोड़ने में, जो भी कुछ आपने कुछ गलतियां की है तो वही गणितीय शुद्धता की यहाँ पे जांच की जाएगी, और इसी तलपट के आधार पे फिर अंतिम खाते हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से तलपट की विशेषताएं है। अभी तलपट की विशेषता के बाद तलपट के उद्देश्य दिए हैं, शॉर्ट में लेते हैं। तो दोहरे लेखे सिद्धांत की जांच यहाँ पे होती है, अर्थात जर्नल में आपने देखा था कि जितने रुपए से डेबिट पक्ष प्रभावित हुआ था, उतने ही रुपए से क्रेडिट पक्ष भी प्रभावित हुआ था, और इसी कारण से दोहरे लेखे सिद्धांत की जांच इस तलपट के आधार पर की जाती है, क्योंकि दोनों पक्षों में समान प्रभाव हुआ कि नहीं, उसकी जांच तलपट की सहायता से आप कर सकते हो। दूसरे नंबर का उद्देश्य है गणितीय शुद्धता की जांच। तो कोई भी अगर गलत राशि लिखे है, या तो योग गलत किए हो, शेष निकालने में त्रुटियां अगर किए हो, तो इसके बारे में आपको तुरंत जांच पता चल जाता है तलपट बनाने के बाद। फिर है अंतिम खातों के लिए सामग्री प्रदान करना। तलपट के आधार पर ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं, और अंतिम खाते के लिए आप तलपट की सहायता से ही तलपट में जो आपको मदे मिलेगी उसी को ही आप वर्गीकृत करते हुए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाओगे। तो ये तलपट के लिए तलपट की सहायता से ही अंतिम खातों के लिए सामग्री प्रदान होगी। देनदार और लेनदार की सूची की जांच होगी। तो आपके देनदार कितने हैं, आपके लेनदार कितने हैं, इनकी भी सही सही जांच तलपट की सहायता से होगी। भावी योजना का निर्माण किया जाएगा। 2 वर्ष और या तो चालू वर्ष और गत वर्ष के तलपट की तुलना करते हुए आप पिछले वर्ष की तुलना चालू वर्ष से करोगे, और योजनागत निष्कर्ष निकालकर भावी योजना उनका फिर से निर्माण करोगे। और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी भी आपको मिलती है। पिछले वर्ष क्या स्थिति थी आपकी, चालू वर्ष में क्या स्थिति है, आप में उन्नति हुई है कि कुछ कमी है आप में, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से ये तलपट के उद्देश्य है। अभी तलपट बनाने की विधियां, तो तलपट बनाने की 4 विधियां है। एक है योग विधि, दूसरी है समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा विधि, तीसरे नंबर की है शेष विधि, और चौथे नंबर की है योग व शेष विधि। तो इसमें तीसरे नंबर की विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में डिटेल आप थोड़ा सा पढ़ लेना है, वैसे प्रश्न सॉल्व करते करते इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये थ्योरी पोर्शन आप लोग पढ़ लोगे। तो योग विधि में क्या होता है, जो भी आपने खाता बही बनाई थी, तो खाता बही के डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग, मतलब कि मानो कि आपने एक पहला रोकड़ खाता बनाया है, तो रोकड़ खाते का डेबिट पक्ष का योग कितना है वह डेबिट पक्ष में लिखोगे, क्रेडिट पक्ष का योग कितना है वह क्रेडिट में लिखोगे। ऐसे ही प्रत्येक जो खाते आपने बनाए उन्हीं का योग लिखते लिखते आपको आखिरी में जितने भी खाते बनाए थे उन सभी को एक ही स्थान पर लिखना है तलपट में, और फिर उनका योग करके देखना है। तो दोनों पक्षों के योग समान आते हैं, तो योग विधि के द्वारा तलपट बनता है। समान योग वाले खाते के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा विधि जो है, तो उसमें क्या होता है, देनदार और लेनदार व्यक्तिगत खातों के जो भी कभी कभी क्या होता है, दोनों पक्ष एक समान आते हैं। जैसे कि अनिल को आपने भुगतान किया है 10,000 रुपए का, उससे माल भी आपने 10,000 रुपए का ही खरीदा था, तो क्या होगा, दोनों पक्ष एक समान दिखेंगे। तो ऐसे वाले जो खाते हैं उनको आप यहाँ पे तलपट में सूची में शामिल नहीं करोगे। तो ये रहेगी सेकंड विधि। तीसरे नंबर की विधि है शेष विधि। तो शेष विधि में क्या होगा कि आप प्रत्येक खाते का शेष निकालते हैं, खतौनी किए थे आपने, तो प्रत्येक खाते का शेष निकाले थे। रोकड़ खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, विक्रय खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, ये सभी आपने देखा था। तो उसी के आधार पे तो जिस पक्ष का योग बड़ा है उसी पक्ष का शेष जो लागा करके लिखा जाता है, तो कौन से पक्ष में आपने लागा करके लिखा है शेष, अंतिम शेष, तो उसी पर ध्यान देते हुए क्या करते हैं, आप शेष विधि में तलपट बनाओगे। और यहाँ पे भी इस विधि से भी तलपट बनाकर आपके दोनों पक्षों का योग समान दिखेगा। और चौथे नंबर की जो विधि है योग व शेष विधि, इसमें पहली विधि और तीसरी विधि दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ कर लिया जाता है, संलग्न किया जाता है, संयुक्त रूप से उसको तलपट में दिखाया जाता है। तो ये योग एवं शेष विधि रहेगी। तो इन विधियों की थ्योरी आप लोग पढ़ लोगे ताकि थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। अभी उसके बाद तलपट का जो प्रारूप रहता है वो कैसे रहता है उसको देख लो। तो तलपट के लिए आपके पास टोटल 4 कॉलम है। तो ऊपर हेडिंग लिखना पड़ता है तलपट,
दिनांक डैश डैश को करके वही किसी भी वर्ष के अंत में आप तलपट बनाते हो तो पहला कॉलम उसमें विवरण का रहेगा, दूसरा खाता पृष्ठ का रहेगा, तीसरे नंबर पे विकलन राशि, चौथे नंबर पे समाकलन राशि। तो इस प्रकार से ये 4 कॉलम से तलपट आप बनाओगे। अभी तलपट बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि ज़्यादातर शेष विधि आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वैसे जर्नल के आधार पर जर्नल बनाकर फिर खाते बनाकर फिर आप क्या कर सकते हो, तलपट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया है, पहले रोकड़ खाता बनाया है तो रोकड़ खाते का शेष जो 10,020 है वो कहाँ पे लिखेंगे, अभी ये डेबिट पक्ष में लिखेंगे। योग जो था 90,000 और 10,000 छोड़कर जो योग है वह क्या है, योग विधि में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। परंतु सबसे पहले ध्यान देने योग्य जो बात है वह है तलपट बनाते समय जो शेष विधि है, तीसरे नंबर की विधि है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। और तीसरी विधि से तलपट बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आएगी, क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आएगी। डेबिट पक्ष में जो भी मदें आती है वह कौन सी होती है, एक तो व्यय होते हैं और संपत्तियां होती है। व्यय और संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है और आय एवं जो भी दायित्व है उनके शेष हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खातों की सूची दी हुई है, इस सूची पर ध्यान देना। तो डेबिट शेष वाले खाते जैसे कि प्रारंभिक रहतिया, क्रय विक्रय, वापसी, ढुलाई या तो भाड़ा, मजदूरी, किराया, कर, बट्टा, वेतन, डूबत ऋण, मरम्मत, मूल्यह्रास, कमीशन, व्यापारिक व्यय, रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्य पत्र, विनियोग, ख्याति, फर्नीचर, यंत्र, भवन, इनके शेष हमेशा क्या रहेंगे, डेबिट रहेंगे। और क्रेडिट शेष किसके कौन कौन से खाते के रहेंगे, विक्रय, क्रय वापसी, पूंजी, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, ऋण, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय विपत्र और बैंक से ऋण, इनका शेष हमेशा क्रेडिट रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो सूची है इसे अगर आप याद रखते हो या तो समझ लेते हो तो आपका तलपट बनना आसान हो जाता है। बस ध्यान देने योग्य एक ही फार्मूला है, व्यय और संपत्तियां है तो डेबिट में लिखना है, आय एवं दायित्व है तो उसे क्रेडिट में लिखना है। इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखते हो तो तलपट आपका आसानी से बन जाएगा। अभी यहाँ पे एक उदाहरण देख लो कैसा है। तो उदाहरण है, अविनाश की पुस्तकों में निम्नलिखित बाकियों के आधार पर तलपट बनाइए। बाकिया मतलब कि शेष। अभी पूंजी दिया है, पूंजी का शेष हमेशा क्रेडिट होता है तो पूंजी की जो 40,000 की रकम कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। लेनदार 5,000 का है, लेनदार भी दायित्व होता है, उसे भी क्रेडिट में दिखाना है। बैंक अधिविकर्ष 4,000 है, बैंक अधिविकर्ष भी दायित्व होता है, क्रेडिट में लिखेंगे इसको। देय बिल 2,000 है, देय बिल भी दायित्व ही होता है, वो भी क्रेडिट में रहेगा। प्रारंभिक स्कंध क्या है, ये वास्तविक खाता है इसलिए प्रारंभिक स्कंध वास्तविक खाता है तो संपत्ति भी बोल सकते हैं उसको, ये डेबिट में दिखेगा। फिर है क्रय, क्रय हमेशा डेबिट में रहता है। देनदार भी संपत्ति है, डेबिट में आएगी। विक्रय हमेशा क्रेडिट में रहेगा इसलिए 20,000 क्रेडिट में। क्रय वापसी 1,000 है, क्रय का अपोजिट होता है क्रय वापसी, इसलिए क्रय अगर डेबिट में है तो क्रय वापसी क्रेडिट में। विक्रय वापसी कहाँ पे आएगी, डेबिट में, क्योंकि विक्रय क्रेडिट में जाता है तो विक्रय वापसी डेबिट में आती है, अपोजिट रहता है ये। मशीनरी संपत्ति है इसलिए डेबिट में, रोकड़ भी संपत्ति है इसलिए डेबिट में, बैंक शेष भी क्रेडिट शेष नहीं है उसका इसलिए डेबिट में, प्राप्य विपत्र भी डेबिट में। तो इस प्रकार से ये जो मदें दी है तो उसे आपको तलपट में लिखने के लिए ये देखो इस टाइप से आप लिखेंगे। तो पूंजी क्रेडिट, लेनदार क्रेडिट, बैंक अधिविकर्ष क्रेडिट, देय बिल क्रेडिट, प्रारंभिक स्कंध डेबिट, क्रय डेबिट, देनदार डेबिट, विक्रय क्रेडिट, क्रय वापसी क्रेडिट, विक्रय वापसी डेबिट, मशीनरी डेबिट में, रोकड़ डेबिट, बैंक शेष भी डेबिट, प्राप्य पत्र भी डेबिट। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे और फिर योग आता है कि नहीं चेक करोगे। तो ऐसे तलपट आपको बनाना पड़ता है। तो ये शेष विधि महत्वपूर्ण विधि है। शेष विधि के प्रश्न पर ही आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा में शेष विधि ही पूछी जाती है।